बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में अफ्तार कादमी और सैलाब मुसलसल तबाही फैलाता जा रहा है। आज शाम तक एक बड़ा रेला मुल्तान पहुंचेगा और दरिया सिंध में भी वार्निंग जारी कर दी गई है। बड़े पैमाने पर सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा सैलाब ने और बहुत सी कहानियां खोल दी हैं। दरियाए रावी में आने वाले सैलाब के बाद ये इंकशाफ हुआ है कि दरिया की ज़मीन पर एक नहीं, दो नहीं, 21 हाउसिंग सोसाइटियों को इजाज़त दी गई कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो 21 हाउसिंग सोसाइटियाँ कौन सी हैं और इस नाहिली गफलत का ज़िम्मेदार कौन है? वो कौन लोग हैं जिन्होंने दरिया पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने की इजाज़त दी? तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने सरकारी रेट पर चंद लाख में ज़मीन खरीद कर मनपसंद डेवलपर्स को बांटी? इसमें कौन कौन शामिल है? इसके अलावा एक और अहम खबर ये है कि दरिया रावी के किनारे सोसाइटी बनाने के लिए जो भारी फीस रखी गई थी, उसमें एक फीस इस मद में भी रखी गई थी कि दरिया के किनारे पर एक बड़ी मजबूत दीवार तामीर की जाएगी जो 6 लाख क्यूसेक तक पानी को रोकेगी। तो ये पैसा कौन खा गया? हाउसिंग सोसाइटियों ने रकम अदा कर दी। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन जा रहे हैं, तो क्या उनकी वहाँ पर भारतीय वज़ीर नरेंद्र मोदी से कोई मुलाकात होगी? अमेरिकी अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया है और ये फैसला ट्रंप के फैसलों से टकरा गया है, बल्कि ट्रंप के ख्वाहिशात और जज्बात को उसने चिकनाचूर कर दिया। इसकी आपको तफसील बताएंगे। बलूचिस्तान में एक बार फिर दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है। असले की नुमाइश, 5 या इससे ज़्यादा अफराद के जमा होने, धरनों, रैलियों, हर किस्म की एहतजाज और इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा नकाब पहनने या मुंह ढांपने पर भी पाबंदी होगी मर्द हजरात के लिए। गाड़ियों पर काले शीशे लगाने पर पहले ही पाबंदी नाफज है। तो ये दफ़ा 144 के वाले से मुसलसल तीसरा नोटिफिकेशन है। इससे पहले पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था, जो 2 हफ्तों बाद अदालत के हुक्म पर बहाल किया गया था। तो अब ये पाबंदी 31 अगस्त से 14 सितंबर तक जारी रहेगी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कुदरती आफात से निपटने का एक इदारा है, उसने एक वार्निंग जारी की है जिसके मुताबिक दरिया सिंध में सैलाब का ख़तरा है। 3 से 4 सितंबर तक 9 लाख से 9.5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले ने पंजनद हेडवर्क से गुजरना है। गुड्डू बैराज पर 5 या 6 सितंबर तक पानी का 8 से 11 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्को है, जो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब हो सकता है। पोटरी बैराज में भी 8 से 9 सितंबर तक 8 से 10 लाख क्यूसेक पानी गुजरेगा, तो वहाँ भी सैलाब का ख़तरा है। 12 से 13 सितंबर तक सिंध के नशीबी इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तो मजबूरी तौर पर सितंबर सिंध के लिए सैलाब के हवाले से बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। पंजाब में भी इसी किस्म की सूरत हाल है। मुल्तान में आज शाम तक सैलाब बड़ा रेला दाखिल होने का इम्कान है। 3 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके हैं और बारिशों में अब तक 28 अफराद सैलाबी पानी की नज़र हो चुके हैं। पंजाब के दरियाओं में गैर मामूली सैलाब के हवाले से जो रिपोर्ट जारी की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से, उसके मुताबिक दरियाए सतलुज में 1955 के बाद पहली मरतबा ऐसी सूरत हाल देखने को मिली है और इसकी जिम्मेदारी इंडिया पर डाली जा रही है। सारा पानी इंडिया में बंद तोड़ने के बायस हुआ है। तो कसूर शहर को बचाने के लिए एक बंद तोड़ दिया गया है। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये आबी जारहियत नहीं, ये सैलाब है। बारिशों के बायस भारत में पानी ज़्यादा जमा हो गया है, उसने पाकिस्तान के दरियाओं में छोड़ दिया है और पाकिस्तान में सैलाब आ गया। तो ऐसा नहीं है। पिछले कई सालों में भी भारत के अंदर मानसून की बड़ी बारिशें हुई हैं, इससे ज़्यादा बारिशें हुई है, बारिशों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान के दरियाओं में पानी नहीं छोड़ा गया क्योंकि इंडिया के पास डैम है जो पानी स्टोर कर सकते हैं। इस बार इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा आबी जारहियत की है और अपने डैम्स ना सिर्फ खोले हैं बल्कि उन डैमों से जो अटैच नहरें हैं जो उसका पानी किसी और तरफ ले जा सकती हैं। मतलब पंजाब में जो डैम है उनका पानी राजस्थान की तरफ जाता है, तो उन नहरों को भी वो पानी फराहम नहीं किया गया बल्कि पाकिस्तान के दरियाओं में छोड़ा गया ताकि पाकिस्तान के अंदर तबाही फैले। तो ये बाकायदा एक हमला किया गया है और इसी हमले का नतीजा कि पंजाब इस वक्त सैलाब की जद में है। दरियाए रावी में अब पानी किसी हद तक कम हुआ है। कल इसमें तकरीबन 2.25 लाख क्यूसेक पानी था, अब उसकी जो मिकदार है वो आज सुबह तक 1.5 लाख क्यूसेक रह गई थी। तो पानी आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है। सियालकोट में भी ये इतलात है कि पानी उतर गया है और मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए हैं। दरिया रावी के भरने से लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके और कई देहात ज़ेर आब आ चुके हैं।
تو ان علاقوں میں پانی کی نکاسی کے لیے کام جاری ہے، لیکن لاہور میں بھی وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے، جس کے باعث ریلیف کے کاموں میں پریشانی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر علیم خان کی پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئی ہے۔ اس کے 4 بلاکس میں پانی داخل ہوا ہے، تاہم رہائشیوں کو بر وقت وہاں سے نکال لیا گیا، لیکن وہ اس وقت پورے پاکستان کا سب سے ہاٹ سبجیکٹ بنا ہوا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ دریا کے بیلٹ پر، دریا کے کنارے آباد کی گئی، وہ آہستہ آہستہ انکروچ کرتی ہوئی دریا کے اندر داخل ہو گئی، اور دریا کے بیڈ کے اوپر بھی یہ ہاؤسنگ سوسائٹی نے کام شروع کیا۔ تو کیا یہ لیگل تھا، ان لیگل تھا، کس کے دور میں شروع ہوا؟ ایک تنازع پہلے بھی کھڑا ہوا تھا جب علیم خان اور عمران خان کے درمیان اختلاف ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ علیم خان ان سے 300 ایکڑ اراضی منظور کرانا چاہتے تھے، جو انہوں نے نہیں کی۔ علیم خان کا یہ ہے کہ انہوں نے 300 ایکڑ زمین لے لی راوی کے اندر، وہ لیگل کروانا چاہتے تھے، اور راوی کے بیڈ کے اوپر اللیگل ہے زمین۔ پلس ان کے کیسز نیب میں بھی تھے، ان کے کیسز یہ پینڈوراز پیپر میں بھی ان کا نام آ گیا۔ اس کے جواب میں علیم خان صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور میڈیا سے بات کی تھی، اور بتایا تھا کہ یہ زمین 300 ایکڑ نہیں بلکہ 3000 ایکڑ ہے، اور انہوں نے یہ زمین روڈا سے نہیں خریدی، کسی حکومت کے ادارے سے نہیں خریدی، بلکہ وہاں کے لوگوں کو پیسے دے کر ان سے خریدی ہے، این او سی لی ہے، اس کے بعد یہ کنسٹرکشن ہوئی ہے۔ کہ یہ زمین جو ہے یہ 300 ایکڑ نہیں ہے، میرے پاس سوسائٹی میں 3000 ایکڑ سے زیادہ زمین موجود ہے، اور خان صاحب جس 300 ایکڑ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا شاید وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ زمین جو ہے وہ اس کا سٹیٹس تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے وہاں پہ زمین کوئی جو ہے وہ ایکوائر نہیں کرائی، میں نے وہاں کے لوکل زمینداروں سے زمینیں خریدی ہیں۔ کہ یہ جو زمین جس کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ زمین اب روڈا کے انڈر آ گئی ہے، جو کہ عمران خان صاحب نے بنوائی ہے روڈا، اور یہ روڈا وہ ہے جس نے لوگوں سے زمین ایکوائر کی ہے سرکاری ریٹ پہ، جو کہ چند لاکھ روپے کے اگینسٹ خریدی گئی ہیں، اور بعد میں اپنے من پسند جو ڈیولپرز ہیں ان کو یہ بانٹی گئی ہے۔ وہ جو من پسند ڈیولپرز ہیں ان میں کون کون شامل ہیں، ان میں کن کن لوگوں نے مفاد لیا ہے، اور ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اب اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے۔ کیا اس میں وہ ڈیولپر بھی شامل ہیں جن کے پاس میڈم فرا جو ہیں وہ دبئی میں جا کے مقیم تھیں، جن کے جہاز کے اوپر وہ پھرتی رہی ہیں، اور جس کے قریبی روابط کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق بنا؟ تو اب اس کی جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں وہ بہت خوفناک ہیں، خطرناک ہیں، کہ ایک نہیں دو نہیں، کم از کم 21 ہاؤسنگ سوسائٹیاں ایسی ہیں جو کہ دریا کے بیڈ کے اوپر انہوں نے انکروچ کیا ہوا ہے، اور ان میں سے کئی سوسائٹیاں زیر آب آ چکی ہے۔ اب ان سوسائٹیوں کے مالکان میڈیا ہاؤسز کے بھی مالکان ہیں، ان کے اپنے ٹی وی چینل ہیں، ان کے اپنے اخبارات ہیں، تو بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اس روڈا کے پروجیکٹ میں حصہ لیا۔ اب روڈا کے حوالے سے 2-3 جو تھیوریز ہے یا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے، ایک تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، اور یہ پروجیکٹ تھا کہ ایک نیا شہر آباد کیا جائے جو بالکل ایک فارمیشن میں، ایک ڈیزائن کے مطابق ہو، بے ترتیب نہ ہو، جس کے دونوں طرف بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگیں ہوں، اور یہ ایک ماڈرن شہر کا نقشہ پیش کرے۔ تو اتنی بڑی لینڈ کہیں تھی نہیں، تو دریائے راوی کی جو کئی 100 کلومیٹر زمین ہے اسی کو آئیڈیلائز کر لیا گیا، اور پھر اس کو ایک اتھارٹی بنا کے ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ اب پچھلے 30-35 سال سے یا کچھ عرصے سے دریائے راوی میں اس قدر پانی نہیں آیا، اور یہ سوچا گیا کہ اب چونکہ انڈیا پاکستان سے ایک مخاصمت رکھتا ہے، اور حالیہ پاک بھارت جنگ کے بعد بھی انڈیا نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ سنتاس معاہدہ معطل کر رہا ہے، پاکستان کو پانی دے گا ہی نہیں، تو پھر ایسے دریاؤں کی حفاظت کے لیے کوئی بند بنانا، کوئی ڈیم بنانا، یا اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا، اس کا انفراسٹرکچر بنانا، یہ شاید حکومتوں نے مؤثر نہیں سمجھا۔ اس کے برعکس اس کے اوپر ہاؤسنگ اسکیمیں شروع ہو گئی، کیونکہ پاکستان میں آبادی بڑھ رہی ہے، مسلسل بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کو ہاؤسنگ یونٹس کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ یہ کام کر نہیں سکتی، لوگوں کی اپنی بھی کیپیسٹی بڑی کم ہے، تو ہاؤسنگ سوسائٹیاں گھر بنا کے دے دیتی ہیں لوگوں کو، اور وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کو بینکوں کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں، لون لے کے حاصل کر لیتے ہیں، کوئی جمع پونجی پوری کی پوری لگا دیتا ہے، تو بڑی
सहूलत मुयसर आई है जिससे शहरों के अंदर एक तरक्की का अक्स भी नजर आता है। ये एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि लोगों ने अंधाधुंध माल कमाया है और जायज़ नाजायज़ किसी भी तरीके से जो ज़रूरी ज़मीन थी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे और एक ज़माने में पाबंदी भी लग गई थी कि ज़रूरी ज़मीनों पे आप हाउसिंग सोसाइटियाँ नहीं बना सकते, लेकिन खान साहब के दौर में ये पाबंदी हटा दी गई। उन्होंने उस ज़रूरी ज़मीन को या जो भी ज़मीन थी दरिया की उसको इस्तेमाल करने का सोचा। उसके हवाले से फिर इल्ज़ामात भी बहुत लगे और एक लड़ाई भी खुली। तो एक्चुअली रोडा एक अथॉरिटी है जो दरियाए रावी के असल बेड को 1 किलोमीटर छोड़कर मजबूत किनारे करके फिर किनारों के बाद 200 फुट हर तरफ सड़कों के बाद बरतानिया की तर्ज पर पूरी दुनिया में सरमायाकारी से हाई राइज बिल्डिंगें बनाने का एक मंसूबा था। तो अब ये डीएचए का भी मॉडल है। अगर आप डीएचए में जाएं तो आपको बड़े लंबे लंबे रोड मिलेंगे जिसके अतराफ प्लाजे बने हैं। वो प्लाजे 4-4 मरले पे हैं, कुछ 10 मरले के हैं, कोई 3 मंजिला, कोई 4 मंजिला, इससे ज़्यादा शायद इजाज़त नहीं है, लेकिन बहुत सारी बिल्डिंगें आपको नज़र आती हैं। तो इमरान खान के दौर में ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हुआ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर इन हो गए और फिर उन बिल्डर्स को कहा भी गया कि तुमने हमारी पार्टी की कैंपेन करनी है, तो उनको मीडिया के प्रोजेक्ट भी दिए गए जिनमें अखबार टेलीविज़न खरीदना। तो बहुत से लोगों ने टेलीविज़न चैनल के लाइसेंस खरीदे, अब वो चैनल चला भी रहे हैं। लेकिन बाद में खान साहब की छुट्टी होगी तो अब वो जाहिर है चैनल इमरान खान को सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन उनकी वहाँ पे सोसाइटियाँ मौजूद है। तो अब तहरीक इंसाफ के लोग साबित करने पे लगे हुए हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इमरान खान ने अप्रूव नहीं किया था और इमरान खान ने अलीम खान को इस वजह से निकाल दिया था कि वो एनओसी मांग रहा था। तो इमरान खान साहब अगर किसी को एनओसी मांगने पर निकाल सकते तो फिर वो अलकादर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड की एडजस्टमेंट करा के उसमें से हिस्सा ना लेते। तो खान साहब पे जो अलकादर ट्रस्ट है वो क्या है? वो एक हाउसिंग सोसाइटी की जो ज़मीन है उसमें हुए जुर्माने को एडजस्ट कराना है, उसमें से रिश्वत पकड़ना है। तो जो शख्स उसमें से पैसा कमा सकता है, ये सारी ज़मीन तो खान साहब की नाक के नीचे थी और उनका एक पपट वज़ीर आला था उस्मान बुज़दार, वो उसको उठाते ही नहीं थे क्योंकि कोई और वज़ीर आला बनता, वो समझदार होता तो वो इसमें से अपना हिस्सा भी निकाल लाता। अब इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ सामने आ रही है कि क्यों इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को बरकरार रखा था और अलीम खान को वज़ीर आला क्यों नहीं बनाया, हालांकि बड़ा शोर था कि अलीम खान पंजाब के वज़ीर आला होंगे। उन्होंने खान साहब के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। वो खान साहब के एटीएम कहलाते थे, एक एटीएम जहांगीर तरीन थे, दूसरे अलीम खान थे। अलीम खान को एज हासिल था कि वो जहांगीर तरीन से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। जहांगीर तरीन पॉलिटिकल बड़े स्ट्रॉन्ग थे और अलीम खान सिर्फ बिजनेसमैन थे, तो अलीम खान को ज़्यादा फाइनेंस खर्चना पड़ता था, लेकिन दोनों एटीएम थे। लेकिन इमरान खान ने अलीम खान को वज़ीर आला नहीं बनाया क्योंकि उन्हें पता था अलीम खान बड़ा सियाना है, कब्जा कर जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो उस्मान बुज़दार जैसे कम फहम और बेवकूफ़ आदमी को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया गया। अब इसमें एक और अहम बात, जब ये एनओसी दिए जा रहे थे, जब ये एलोकेशन की जा रही थी, जब अप्रूवल्स हो रहे थे, तो हाउसिंग सोसाइटियों से जो एग्रीमेंट किए गए उसमें कहा गया कि हमने दरिया में अगर सैलाब आ जाता तो उससे बचने के लिए एक सेफ्टी वॉल बनानी है। ये वॉल जो है वो 6.5 लाख क्यूसेक पानी को रोक सकेगी। तो इसके लिए अलहदा से सोसाइटियों से रकम ली गई और ये जो पार्क की सोसाइटी है इससे तकरीबन 1.5 अरब रुपया इसी मद में लिया गया। और ये एक मारूफ साफ़ी हमाद हसन साहब, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल रिपोर्ट जारी की है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी है। वो ये कहते हैं कि ये सारा पैसा उस्मान बुज़दार के दौर में इकट्ठा हुआ, अब ये पैसा उस्मान बुज़दार खा गया या ये बनी गला पहुँच गया या ज़मान पर पहुँच गया, इसकी तहक़ीक़ात तो होनी चाहिए। अब ये करप्शन का एक ऐसा मामला है कि जिसने तहरीक इंसाफ के होश उड़ा दिए हैं, यूथियों को समझ नहीं आ रही क्या वो करे क्या, तो वो सैलाब के ऊपर चढ़े हुए हैं। और ये जो रावी की जो ज़मीन है इसको पंजाब हुकूमत के या मौजूदा हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं कि ये नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, ये मरीम नवाज ने अप्रूवल दी, अलीम खान तो हुकूमत का आदमी। अलीम खान की एक सियासी जमात है जो कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, तो अगर वो कहीं गलत है तो उनके खिलाफ तहक़ीक़ात होनी चाहिए। अलीम खान हो, मलक रियाज हो, मियाँ अमर हो, असद खोकर हो, मैं दर्जनों नाम ले सकता हूँ। ये सारे इस मुल्क के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका हाउसिंग सोसाइटियों से बड़ा ताल्लुक है। ये रियल एस्टेट के बिजनेस में आए हैं लोग और उसी से उन्होंने बहुत माल कमाया है। तो इन लोगों की कोई सियासी जमात नहीं होती,
मगर ये सियासी जमातों में शामिल होकर प्रोटेक्शन हासिल कर लेते हैं और ये नए सियासतदानों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो खान साहब नए नहीं थे, बड़े लोग इनके पास चले गए, खान साहब को समझ ही नहीं थी। जब उनको समझ आना शुरू हुई तो उन्होंने वो सारे फारग कर दिए लोग जिनके बारे में उन्हें ख्याल था कि ये माल कमाएंगे और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या ये किसी को पता नहीं था कि जहांगीर तरीन ने क्यों इमरान खान के घर का खर्चा उठा रखा है, क्यों अलीम खान ने एक बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी उन्हें दी रखी है और वो उनकी ज़ाती गाड़ी थी। जब अलीम खान काफ लीग में थे उस वक्त भी वो इन्वेस्टमेंट करते थे, वो काफ लीग में इन्वेस्टमेंट करते थे। यही मामला मलिक रियाज का है, उनके पास एक जहाज़ था, वो बड़े बड़े सियासतदानों को जहाज़ दिया करते थे कि जाओ घूमो फिरो। उसी जहाज़ पर उन्होंने गोगी को इस मुल्क से फरार कराया। मूनो सलाई भी उसी जहाज़ में नोटों के बैग भरकर मुल्क से बाहर भाग गया। तो ये बड़े बड़े लोग जो है, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो इस मुल्क में माल कमाते हैं और इस मुल्क की सियासत की बागडोर को अपने हाथ में रखते हैं। ये अकेले नहीं होते, ब्यूरोक्रेट्स और लोग, एक लंबी लाइन लगी हुई है। पिछले दिनों ख्वाजा साहब ने एक बंदे के बारे में कहा था कि वो बड़ा ब्यूरोक्रेट है, उसकी बेटी की शादी पे कुछ 4-5 अरब की सलामियाँ हो गई। वो नाम भी मैंने आपको बता दिया था कि उनका नाम ताहिर खुर्शीद है। उनके जो समधी हैं सलीम बरियार साहब, वो चंद दिन पहले ख्वाजा आसिफ से मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। ख्वाजा आसिफ ने मामला इतना उठाया था ताहिर खुर्शीद वाला कि लग रहा था ताहिर खुर्शीद को इंटरपोल के जरिए पकड़ के लाया जाएगा कि तू पैसे लूट के बाहर क्यों नस गया। उनके बारे में खबर थी कि वो माल कमाने के बाद पाकिस्तान से जा चुके हैं। नैब ने उनके खिलाफ इंक्वायरी की लेकिन वो किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। अब आते जाते रहते हैं, उनको कोई हाथ नहीं डालता। तो उनको ख्वाजा साहब ने पॉइंट आउट किया था। अब ख्वाजा साहब को क्या उस शख्स से मिलना चाहिए था जो उनका समधी है। सलीम बरियार साहब खुद एक मीडिया हाउस के मालिक थे, पता नहीं अब भी हैं कि नहीं है, क्योंकि अभी मीडिया हाउस कोई और चला रहा है। वो मिलने पहुंचे हुए थे, क्यों ख्वाजा साहब ने उनसे मुलाकात की? वो कहेंगे वो सियासी बंदा है। तो इसी तरह तो होता है कि फिर बीच में लोग पड़ जाते हैं और मामला सेटल हो जाता है। तो ये शराफिया, सियासतदान, बिजनेसमैन, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। ऐसा कौन सखी दाता है कि बैरिया टाउन लाहौर में एक बड़ा महल जो है वो किसी सियासी जमात को दान कर दे कि लो अपनी सियासी पार्टी चलाओ। अगली खबर, एक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शंघाई तावन तंजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन का दौरा कर रहे हैं। उनका दौरा आज से शुरू हो रहा है, जहाँ चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकात होगी। बीजिंग में फौजी परेड है, उसमें वो आलमी रहनुमाओं के साथ शरीक होंगे। चीनी सरमायाकारों, कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। तो दफ्तर खारजा ने बाकायदा अनाउंस कर दिया है। ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद मुल्क में सैलाब है और शहबाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर ना जा सकें, लेकिन ये जो हाल ही मरी में मीटिंग हुई उसमें फैसला किया गया कि ये चीन पाकिस्तान का दोस्त है और जब से पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती बढ़ी है, चीन थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। गो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए और अगर इस मौके पर दौरा कैंसिल किया जाता है तो शायद चीन इसको अच्छा ना समझे। तो अब वज़ीर-ए-आज़म का जाना बड़ा ज़रूरी है। ये पिछले साल पाकिस्तान ने मेज़बानी की थी अक्टूबर 2024 में, जिसको खान साहब ने सबूताज करने की बड़ी कोशिश की थी। उससे पहले भारत ने 2023 में इंडिया के अंदर इसकी मेज़बानी की थी। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने नुमाइंदगी की थी, उस वक्त वो वज़ीर ख़ारजा थे। तो ये एक इलाकाई सियासी, इक़्तिसादी और दफ़ाई तंजीम है, शंघाई तावन तंजीम कहलाती है, जो 15 जून 2001 में बनी थी। चीन और रूस ने इसे मिलकर बनाया था। शुरू में चीन और रूस इसके मेंबर थे, बाद में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और भारत ने 2017 में शमूलियत अख्तियार की और 2 साल पहले ईरान भी इसमें शामिल हो गया। अब इसके मुस्तकिल अरकान की तादाद 10 है। 3 ममालिक जो है वो उसमें मुबस्सर हैं और 14 ममालिक इसमें डायलॉग पार्टनर की हैसियत से अटैच है। तो ये वो तंजीम है जिसमें दुनिया के 80% रकबे पर मुहित दुनिया की तकरीबन 40% आबादी के नुमाइंदे शामिल हैं। पूरी दुनिया की जो GDP है उसमें 32% शेयर इन 10 मुल्कों का है जिनके मैंने नाम लिए हैं। अगर ये आपस में ट्रेड करें तो इनको अमेरिका, यूरोप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब पाकिस्तान की जो ट्रेड हो रही है इन मालिक के साथ वो 24,000 या 6 अरब डॉलर, ये 1 साल पहले का फिगर है। ईरान को तौर पर इसमें जो 22 अरब डॉलर की ट्रेड है वो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होती है। तो जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोई ट्रेड ही नहीं होती, तो वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो बाकी के ममालिक के साथ पाकिस्तान की ट्रेड सिर्फ 2.6 अरब डॉलर रह गई। ये 2024 का या 2023 का फिगर है। 2024 में जब ये
کانفرنس ہوئی تو پاکستان نے اس کے بعد قازقستان کے ساتھ $2 ارب کی ٹریڈ کی ہے. اس کے علاوہ پاکستان اور بھی ممالک کے ساتھ کرغزستان، ازبکستان، تاجکستان سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اب تو پاکستان آرمینیا کو بھی تسلیم کرنے جا رہا ہے کیونکہ آذربائیجان اور آرمینیا کی صلح ہو گئی ہے تو یہ مارکیٹ اور اوپن ہو جائے گی. اور ایران کے ساتھ بھی پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ $10 ارب کیے جانے کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے. تو اب یہ والیوم بڑھ جائے گا. پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے یا امپورٹ ہے، دو طرفہ تجارت ہے، اس کا والیوم $26 ارب سے بڑھ کر آلموسٹ $40 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے. تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہے. لیکن جو اہم سوال ہے وہ یہ کہ اس میں بھارتی وزیر نریندر مودی بھی جا رہے ہیں. تو چینی صدر دنیا کا ایک طاقتور صدر ہے، اس سے ملنا لوگوں کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. پاکستانی تو ان سے گاہے بگاہے ملتے رہتے ہیں، لیکن مودی کا دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ چین کے صدر سے ملاقات کریں گے. اور اس موقع پر کیا شہباز شریف کی نریندر مودی سے ملاقات متوقع ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ابھی تک تو دونوں ممالک کے سفارتی ذرائع سے ڈینائی کر رہے ہیں کہ دونوں کی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن بعض ذرائع کہتے ہیں کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ چینی صدر کے ساتھ بٹھا دیں تو میرا خیال ہے مذاکرات نہ بھی شروع ہوں، دونوں کا آمنا سامنا بھی ہو جائے اور خیر سگالی کے دو کلمات بھی نکل آئے. تو یہ جو پاکستان اور بھارت کے اوپر ابھی تک غیر یقینی کے بادل ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے، بھارت دوبارہ حملہ کرے گا، یہ بادل چھٹ جائیں گے. اور یہ انڈیا کے لیے سب سے اہم ہے کیونکہ انڈیا اس وقت بری طرح پرابلم کا شکار ہے. اس کی اکانومی بری طرح متاثر ہوئی ہے. ٹیرف لگنے کے بعد ان کی کرنسی بری طرح گر گئی ہے. اب ٹیرف کے والے سے ایک اور بڑی اہم خبر جو کچھ ہی گھنٹے پہلے آئی ہے، امریکہ کی ایک عدالت ہے جو امریکی اپیلز کورٹ کہلاتی ہے، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لگائے گئے عالمی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے. تاہم عدالت نے ٹرمپ کو ٹیرف سے روکا نہیں ہے بلکہ انہیں اپیل دائر کرنے کے لیے 14 اکتوبر تک ٹیرف برقرار رکھنے کی اجازت دے دی ہے. تو ٹرمپ نے اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ فیصلہ امریکہ کو تباہ کر دے گا. ہم سپریم کورٹ جائیں گے، وہاں سے یہ فیصلہ ریسٹور کرا لیں گے کیونکہ جس عدالت نے فیصلہ دیا ہے وہ غلط اور جانبدار ہے. تو انہوں نے جوڈیشری کے اوپر بھی الزام لگا دیا. لیکن یہ فیصلہ ٹرمپ کے فیصلوں کے خلاف ہے اور اسے ایک ٹرمپ کے لیے شاکنگ فیصلہ سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ ٹیرف کو انہوں نے اپنی وسیع تر اقتصادی پالیسی کا اہم ہتھیار بنا رکھا ہے. اب اسی ٹیرف کے تحت اس نے یورپی یونین کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں. اب وہ معاہدے اس وقت سسٹین ہو سکتے ہیں جب تک اس میں حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے ٹرمپ کے حق میں فیصلہ نہ دیا، وہ بھی اپیلز کورٹ کے ساتھ چلی گئی، تو پھر ٹرمپ نے جو پیسہ یورپی یونین سے یا انڈیا سے کسی اور ملک سے ٹیرف کے نام پہ اکٹھا کیا ہے، اربوں ڈالر ہے، وہ کہاں جائے گا؟ اور اگر واپس کرنے پڑے تو ٹرمپ تو واپس نہیں کرے گا، وہ الٹا ان کے اوپر اٹیک کر دے گا. جہاں ٹرمپ کے لیے یہ بری خبر ہے، وہاں نیتن یاہو کے لیے یہ بری خبر ہے کہ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات منقطع کر دی ہے. ترکی واحد اسلام ملک ہے جو کہ اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ٹائز میں تھا. ترک پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے ترکی کے وزیر خارجہ حکان فدان نے کہا ہے کہ ترک بحری جہازوں کے اسرائیلی بندرگاہوں پر جانے اور اسرائیلی بحری جہازوں کے ترک بندرگاہوں میں آنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ ترکی کی فضائی حدود بھی اسرائیلی طیاروں کے لیے بند کر دی گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں. اپنا گرد و نواح کا لوگوں بہت خیال رکھیے.